related to the topics of gravitation. So your पहले स्टार्ट करते हैं रिव्यू आपका। रिव्यू में आपके पास सबसे पहली क्या चीज आती थी ग्रेविटेशन में? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो आप लेते थे एफ, सबस्क्रिप्ट है ये आपकी जी, दैट इज इक्वल टू जी मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इनटू मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, कैपिटल जी तो आपका क्या था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या थी? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और इस वैल्यू जो थी थ्रू आउट यूनिवर्स सेम थी, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये थी इसकी वैल्यू, और ये वैल्यू थ्रू आउट यूनिवर्स सेम है। ये हर जगह यूनिवर्स के किसी भी हिस्से, किसी भी प्लैनेट सैटेलाइट या किसी भी स्टार पे आप इसे मेजर करें तो इट्स वैल्यू इज प्रूव टू बी सेम थ्रू आउट। नंबर 2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है आपकी, ये आपको पता है किसी भी डिस्टेंस पे ये डिपेंड करती है gm अपॉन आर स्क्वायर, gm अपॉन आर स्क्वायर। ये थी आपकी वैल्यू। अब यहां पे ध्यान से देखा जाए कि जी, अगर आर को अगर हम सरफेस का अर्थ की सरफेस या अर्थ का रेडियस लें तो ये वैल्यू आ जाती है। आर, कैपिटल आर जो है हमारे पास, यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ है। तो अगर फॉर्मूले को ध्यान से देखें, यहां से कुछ चीजें आपके पास आ जाती हैं। नंबर 1, जी जो है इज इनडिपेंडेंट, ये क्वेश्चन बन रहे हैं यहां से, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको आप मोशन में ले रहे हो, जिसका फ्री फॉल हो रहा है, उसका मास जितना मर्जी हो, स्मॉल जी की वैल्यू सेम रहेगी। सिर्फ डिपेंड करती है कि जो बड़ी बॉडी है, जो यहां पे हम अर्थ लेके चल रहे हैं, उसके मास पे डिपेंड करती है और उसके रेडियस पे डिपेंड करती है। सो अगर आपकी बड़े वाला ऑब्जेक्ट जो आप पे ग्रेविटी लगा रहा है, जो आप पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, अगर उसका मास और रेडियस चेंज होता है तब जाके जी की वैल्यू चेंज होगी। दैट इज द रीजन इफ यू मूव टूवर्ड्स द मून, या मून पे चले जाते हैं, ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, मून की सरफेस पे जाते ही आपकी और ग्रेविटेशन लगती है किसकी? मून के बीच में। तब मून का मास अलग हो गया, मून का रेडियस अलग हो गया, सो इसीलिए ग्रेविटेशन, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन ऑन मून है, उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। अब ये तो चलो एक फैक्टर था डिपेंडिंग अपॉन दिस। इसी का आप जर्नलाइज अगर हम करेंगे तो जी डिपेंड करती है, नंबर ए, फर्स्ट आपका किस पे डिपेंड करती है कि हाइट पे है। एट सम हाइट, अगर हाइट पे चले जाओगे, वैल्यू ऑफ जी जो है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कितनी? अगर एम मास ऑफ अर्थ है देन इट इज गोइंग टू बी आर प्लस एच का स्क्वायर। जितना हाइट आप लोगे वहां पे डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यू ऑफ जी कितनी है। अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ पे आ जाते हो तो एच की वैल्यू हो जाएगी 0, तो जी हो जाएगा जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। ये तो एक बात आ गई। अब अगर आपके पास दूसरी चीज, अगर आप हाइट जो है आपकी, ध्यान रहे यहां पे एक चीज सोचने वाली है, अगर एच जो है वो लेस देन आर है, जो हाइट आप दे रहे हो अगर वो लेस देन आर है, मतलब इतनी ज्यादा हाइट आप नहीं दे रहे हो, उस समय आपके पास ये जी एच की जो जर्नलाइज्ड वैल्यू है आपके पास, दैट कैन बी जी एट द सरफेस एस एंड 1 माइनस 2h अपॉन आर। ये ध्यान रखना है कि अगर h की वैल्यू ज्यादा नहीं है, हाइट ज्यादा नहीं है, मतलब 100 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है,
So at that height, the value of acceleration due to gravity will be given by this relation. ठीक है, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ जो है दैट इज 6400 किलोमीटर्स। तो 100-200 मीटर जो है इसके लिए बहुत ही छोटी वैल्यू है। डन। अब अगर बात करें, ये तो हाइट की बात थी, अब बात करें इनसाइड अ डेप्थ, एट अ डेप्थ। अगर अब डेप्थ की बात करें, धरती की सरफेस से अंदर चले जाते हो खोद के, तो जी डी कितना हो जाएगा, दैट विल बी जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। अब आर जो है अर्थ का रेडियस है 1 माइनस डी अपॉन आर। डी क्या है यहां पे, डी है यहां पे वो डेप्थ जहां पे अंदर जा रहे हो आप। तो ये जो बाहर वाला दैट इज जी एट सरफेस, सरफेस पे कितनी थी, जी है माइनस डी अपॉन आर। ये तो एक वैल्यू आ गई आपकी जब आप सरफेस के अंदर जाते हो, तो सरफेस के अंदर आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, इफ आप चले जाते हो सेंटर पे, कहां चले जाते हो, सेंटर ऑफ अर्थ पे। जैसे ही सेंटर ऑफ अर्थ पे चले जाओगे, आपकी डेप्थ जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगी। डी विल बी इक्वल टू आर, और ऐसे लिख सकते हो कि डी बाय आर जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज आपका डेप्थ पे एक्सेलरेशन जो है वो कितना हो जाएगा, जीएस इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर भी 1 हो गया, 1 माइनस 1 हो गया 0, सो ये हो गया 0। तो सरफेस ऑफ अर्थ से अगर आप सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ चले जाते हो और सेंटर पे पहुंच जाते हो, तो उस समय एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो बॉडी का वेट हो जाएगा 0। वेट लूज कर दिया है बॉडी ने। सरफेस से अगर बॉडी जो है वो सेंटर ऑफ अर्थ पे चली जाती है, तो बॉडी की कंडीशन जो है वो वेट लूज कर देती है, वो फ्लाई करना शुरू कर देगी, फ्लोट करना शुरू कर देगी सरफेस सेंटर ऑफ अर्थ पे, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज वेटलेसनेस। वहां पे क्या कंडीशन हो जाएगी, वेटलेसनेस की कंडीशन हो जाएगी। अब वेट तो हमें पता है, अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द वेट, तो भाई वेट जो है, वेट इज फोर्स। ये गलती करते हो आप लोग, बहुत बड़ी गलती करते हो ये। फोर्स और फोर्स के यूनिट न्यूटन होते हैं, ध्यान रहे इन चीजों का। अगर मैं यूनिट बोलूं वेट का, तो उसे मास, किलोग्राम या कोई और नहीं लेना है, दैट इज अ फोर्स एंड दैट इज यूनिट्स आर न्यूटन। इसके यूनिट हमेशा क्या रहेंगे, न्यूटन रहेंगे, हमेशा याद रखनी है ये बात। अब अगर आपको बोला जाए कि व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ जी विद लैटिट्यूड, लैटिट्यूड्स के साथ, क्योंकि आपको पता है रोटेशन के साथ भी जी की वैल्यू चेंज होती है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू, अगर अर्थ का लैटिट्यूड अगर हम लें, लैटिट्यूड अगर हम लेते हैं फाई, या कोई भी थीटा एंगल ले लो, फाई लैटिट्यूड है, तो फाई के साथ जो जी है वो कैसे चेंज होता है, दैट जी फाई इज इक्वल टू जी एट पी। पी क्या है, एट पोल्स। ये पोल्स के साथ वेरी होगा, क्योंकि पोल से आप चेंज करते जा रहे हो। माइनस आर रेडियस ऑफ अर्थ, ओमेगा स्क्वेयर, आर ओमेगा स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाई। सो दिस विल बी आर रिलेशनशिप। इस पे बड़ी बारी कम क्वेश्चन आता है, बट कई बार आपको थोड़ा, चलो इफ यू आर गोइंग टू हैव अ विजन ऑन इट, सो इट विल बी इजी टू रिकॉग्नाइज द इक्वेशन गिवन इन योर क्वेश्चन। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। भाई आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होता था फोर्स अपॉन चार्ज, यही होता था। अब यहां पे है आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। भाई ग्रेविटेशनल फील्ड है तो फोर्स यहां पे आपके पास ये हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू फोर्स भी यहां ग्रेविटी वाली है, और यहां पे चार्ज के कारण फोर्स लग रही थी, यहां पे मास के कारण है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जिसे हम बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट मास, इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट मास। ठीक है, और अगर देखा जाए, अगर अर्थ की सरफेस के बारे में लिया जाए, अगर अर्थ के वैल्यू में लिया जाए, सो क्या हो जाएगा, जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर, ये हो गया फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ,
इंटू 1/m पर यूनिट मास। एम कट जाएगा, आपके पास क्या बच गया, Gm/r का स्क्वायर। भाई ये किसकी वैल्यू है, अभी ऊपर ध्यान से देखो, ये वैल्यू है भाई स्मॉल जी की। सो अगर अर्थ की वैल्यू पे हिसाब से देखा जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो उसकी वैल्यू, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो इक्वल होती है। सो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है, फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भाई ये बात आ गई। अब अगला है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी वाली पोटेंशियल एनर्जी, मैंने आपको अलग अलग किस्म की पोटेंशियल एनर्जीज पढ़ाई थी। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द वर्क, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, वर्क डन इन प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। सिंपल, वर्क डन इन प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। और आपको पता है ग्रेविटी में अगर वर्क डन करना है तो वर्क डन हैज टू बी अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट, क्योंकि ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी P विल बी इक्वल टू माइनस Gm मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन r। r इज द रेडियस, ठीक है, रेडियस आर सरफेस का डिस्टेंस जहां भी आप ले रहे हो। डन। अब क्वेश्चन यहां पे आपके पास क्वेश्चन क्या है कि ये नेगेटिव साइन क्यों आया, ये नेगेटिव साइन क्यों आया। तो नेगेटिव साइन को कैसे हम बताएंगे, भाई नेगेटिव साइन जो है ये बताता है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इज ड्यू टू, मैंने क्या बताया, ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने से दूर नहीं जाने देगी, हमें वर्क अगेंस्ट करना पड़ेगा। सो वर्क अगेंस्ट कर रहे हैं, सो दैट इज नेगेटिव वर्क। ठीक है भाई, ये आ गया आपके पास। दूसरा आपके पास एक पॉइंट ये आ गया कि जैसे ही डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस या सोर्स जो है मास, सोर्स मास कौन है, इंक्रीज करता है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है। वो तो है ही है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इतना आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो डिक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब है एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे क्या होगा, एट इंफिनिटी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो। क्योंकि अगर आर इनफाइनाइट हो जाता है तो 1/r जो है वो हो जाएगा जीरो। 1/r जीरो मतलब यूपी आपका जो है, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, दस पोटेंशियल एनर्जी वुड बिकम जीरो। ये आपके कुछ चीजें आपके पास आ गई। अब अगला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों में बहुत फर्क है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जब हम बात करें तो दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एम, अपॉन एम। ध्यान रहे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी Gm अपॉन आर। तो अब डिवाइडेड बाय लिख करेंगे हम m से m कट जाएगा। सो वी आर गोइंग टू हैव Vg, ये नेगेटिव साइन भी था इसके साथ, सो इट इज गोइंग टू बी Gme अपॉन आर विद द नेगेटिव साइन। ठीक है, तो यूपी की अगर हम वैल्यू करेंगे दैट विल बी, और यहां पे हमें एक चीज पता लग गई कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी इनटू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यहां पे एक चीज ये पता लग गई और एक फॉर्मूला आपके पास ये आ गया। यू हैव टू यूज द फॉर्मूला एज पर द रिक्वायर्ड, और यू कैन से एज पर द गिवन वेरिएबल्स। जो वेरिएबल आपको दिया गया होगा और जो वेरिएबल आपको रिक्वायर्ड होगा उन दोनों को कंपेयर करके ही आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है भाई, ये आपके पास वैल्यूज आ गई कुछ। अब ग्रेविटेशनल मास तो आपको पता ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास आ गया कंपैरिजन क्या है ग्रेविटेशनल और इनर्शियल मास में।
ग्रेविटेशनल मास क्या होता है? ड्यू टू ग्रेविटी। इनर्शियल मास क्या होता है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, इनर्शिया ऑफ द बॉडी मींस F इज इक्वल टू ma। जो m है आपके पास, F इज इक्वल टू ma में ये आपके पास आ गया। अगर आपके पास ये है मेजर, ये रेजिस्टेंस है, ये m जो है रेजिस्टेंस है कि कितना आपको फोर्स चाहिए टू एक्सेलरेट अ बॉडी। ये रेजिस्ट कर रहा है, सो दैट इज योर इनर्शियल मास। और अगर बात करें हम, फोर्स इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर, इसमें जो m है दैट इज ग्रेविटेशनल मास। ठीक है भाई। अब दोनों में कंपैरिजन क्या है? दोनों को हम स्केलर हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं, दोनों के यूनिट सेम है, दोनों क्वांटिटी ऑफ मैटर के प्रोपोर्शन है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी मास पे डिपेंड करती है, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है, और इनर्शिया भी डिपेंड करता है। ठीक है भाई, ये चीजें आपके पास आ गई। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाए, कई बार क्वेश्चन आपके पास सिमिलर क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेटमेंट्स व्हिच आर करेक्ट अबाउट सम फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तब आपके पास कुछ चीजें आ जाती हैं। चल जैसे देखते हैं, ग्रेविटेशन जो है, या जिसे हम ग्रेविटेशन जो है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की ही बात कर रहे हैं हम। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी फोर्स है भाई? सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मींस इट इज एक्टेड अपॉन, अगर दो बॉडीज हैं तो देन इट इज एक्टेड अपॉन नॉट बिटवीन देयर सरफेस, बिटवीन देयर सेंटर्स। ये सेंटर्स के बीच में एक्ट करती है। दूसरा, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग द लाइन, जो लाइन है आपके पास ज्वाइन कर रही है उन सरफेस को, उन सेंटर्स को। डन। अब तीसरी, इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। मैंने आपको कंजर्वेटिव फोर्स जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताई थी एग्जांपल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, योर ग्रेविटेशनल फोर्स, योर इलास्टिक फोर्स, दे आर कंजर्वेटिव फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गई? कंजर्वेटिव फोर्स है इन नेचर। कंजर्वेटिव है मतलब द वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। डन। तीसरा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है ऑफ, किसकी वीकेस्ट? ऑफ डिफरेंट फोर्सेस इन नेचर। जो फोर्सेस हैं नेचर में, जिन्हें चार फोर्सेस हम मान के चलते हैं, उनमें सबसे वीकेस्ट है। डन। और इसकी वैल्यू 10 रेज टू पावर, ये नोट कर लेना, 10 रेज टू पावर 38 टाइम्स स्मॉलर, 10 raised to power 38 times smaller than न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स से ये 10 raised to power 38 टाइम, 10 raised to power 10 की ऊपर 38, इतने टाइम्स छोटी है न्यूक्लियर फोर्स से, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उससे 10 raised to power 36 टाइम्स स्मॉलर देन इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स से 10 रेज टू पावर 36 टाइम्स स्मॉलर। ठीक है। अगला, ग्रेविटेशन जो है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके सराउंडिंग में कितनी बॉडीज हैं। सो ग्रेविटेशन जो है ये इंडिपेंडेंट है ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी, ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज। ठीक है, बॉडीज जितनी मर्जी हो उन पे कोई डिपेंड नहीं करता। जिस तरह आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक या दूसरी फोर्सेस है वहां पे शील्डिंग हो जाती है, यहां पे ऐसा कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और ग्रेविटेशन कॉज किसके कारण होती है? दैट यू नो बेटर, दैट इज ड्यू टू द मास, दैट इज ड्यू टू द मास। ठीक है भाई। अब अगला क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, ऑन अर्थ जो है, या सरफेस ऑफ अर्थ अगर कह लो,
दैट जी इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये उसकी मीन वैल्यू है, ध्यान रहे, इट इज इट्स मीन वैल्यू। मीन वैल्यू मीन्स वी हैव टेकन डिफरेंट वैल्यूज एंड गॉट द मीन। और इसकी वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ मून is 1/6 of the value of the surface on earth। और सन के ऊपर, सरफेस ऑफ सन के ऊपर 27 टाइम्स द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, जी ऑन मून इज 1/6 ऑन जी ऑन अर्थ एंड जी ऑन सन इज इक्वल टू 27 टाइम्स ऑन द जी ऑन अर्थ। जी को अगर मैं इसे जीई लिख लेता हूं तो जी ऑन अर्थ हो जाएगा ये आपके पास। तो सन के ऊपर जाते ही आपका मास 27 किलोग्राम 27 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा और मून पे जाते ही आपका वेट जो है वो 1/6 हो जाएगा। सॉरी, मास चेंज नहीं होता, योर वेट इज गोइंग टू बी 27 टाइम्स ऑन द सरफेस ऑफ सन। ठीक है, अमॉन्ग द प्लैनेट्स जी इज मिनिमम ऑन मरकरी। सबसे ज्यादा छोटी कहां है? जी इज मिनिमम ऑन मर्क्यूरी। जी इज मिनिमम ऑन मर्क्यूरी। ठीक है भाई, जी की वैल्यू सबसे कम कहां पे है? मर्क्यूरी के ऊपर। ये आपकी कुछ वैल्यूज थी जो आपने यहां पे ध्यान से रखनी है। अब सरफेस ऑफ अर्थ पे भी जी जो है, जी ऑन अर्थ जो है इज मैक्सिमम। कहां है सरफेस पे? मैक्सिमम एट पोल्स। पोल्स के ऊपर मैक्सिमम है एंड मिनिमम एट इक्वेटर। और इक्वेटर के ऊपर मिनिमम है। और पोल के ऊपर भाई जी एट पोल इज इक्वल टू 9.83 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। और जी एट इक्वेटर जो कम है दैट इज 9.78 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो सबसे ज्यादा वैल्यू सरफेस पे कहां है? आपको पोल पे मिलेगी और सबसे कम कहां मिलेगी? इक्वेटर के ऊपर। ठीक है, और जैसे ही आप पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हो तो डिक्रीज आ जाती है 0.35% की। ठीक है, 0.35%, 0.35% डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी। कब? व्हेन मूव्स फ्रॉम पोल, क्योंकि पोल पे ज्यादा है, टू इक्वेटर। पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो 0.35% डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कई बारी आता है रिगार्डिंग द रोटेशन ऑफ अर्थ। अब एक मैं आपको बता दूं कि इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग एट इट्स एक्सिस द वैल्यू ऑफ जी विल रिमेन अनचेंज्ड। ध्यान रहे, इफ अर्थ, ये नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, मैं क्या कर रहा हूं? रोटेशन एट इट्स ओन एक्सिस की बात कर रहा हूं। रोटेशन स्टॉप्स रोटेशन एट एक्सिस, एट्स ऑन एक्सिस। अगर अपने एक्सिस पे, तो जी जो है वो क्या, जी जो है, वैल्यू ऑफ जी जो है, वैल्यू ऑफ जी एट पोल विल रिमेन अनचेंज्ड। पोल्स पे उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, बट एट इक्वेटर, will increase, it will increase by कितने परसेंट? जितनी उसमें डिक्रीज हो रही थी, 0.35%। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि व्हाट शुड बी द एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ सच दैट द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या है कि
अर्थ की एंगुलर स्पीड कितनी होनी चाहिए कि इक्वेटर पे जी की वैल्यू कितनी हो जाए, 0। तो भाई 17 टाइम्स। इफ अर्थ rotates at the angular speed of 17 times more than present speed, than the present speed, अगर उससे 17 टाइम्स मोर हो जाते हैं, देन द जी एट इक्वेटर पे जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। बट पोल्स पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, पोल पे रहेगी सेम। पोल पे क्या रहेगी भाई, सेम रहेगी। और अर्थ जो डे हो जाएगा, डे की आपका लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 आवर 24 मिनट्स। तब हमारी अर्थ जो है उस पे दिन कितना हो जाएगा, 1 घंटा और 24 मिनट का। इस समय कितना है, अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स। सो उस समय डिक्रीज हो गए, 1 घंटा 24 मिनट हो जाएगा। तो ये बात समझ आ गई आपको। अब आपके पास कुछ कन्वर्जन का एक मैं अपने यूनिट कल हमने यूज किया था कि वेट ऑफ द बॉडी जो है 1 किलोग्राम वेट, जिसे हम क्या कहते हैं, 1 kgf। F इज फॉर फोर्स। 1 किलोग्राम वेट और 1 kgf दैट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। वो कितना है, 9.8 न्यूटन, या जैसे हम कल अप्रोक्सीमेटली ले रहे थे 10 न्यूटन। वो डिपेंड करता है आप जी की वैल्यू कितनी ले रहे हो। अगर जी की वैल्यू 10 लेते हो तो ये 10 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपके पास कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, या आपके पास समझ होनी चाहिए। लेट्स, अब नेक्स्ट आपका आएगा सैटेलाइट्स। वो सैटेलाइट्स वाला नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। प्रायर टू दैट वी आर गोइंग टू हैव सर्टेन क्वेश्चंस नाउ। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स न्यूमेरिकल क्लास। आपके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। अब क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन जो है आपके पास, दैट इज इफ ग्रेविटेशनल मास ऑन बॉडी जो है, इफ, क्वेश्चन क्या है, इफ ग्रेविटेशनल मास mg ऑफ अ बॉडी ऑन द मून। चलिए इसे हम मून पे ही लिख रहे हैं तो m ऑन मून ही लिख लेते हैं। ग्रेविटेशनल मास जो है, ग्रेविटेशनल मास ऑन मून कितना है, ये मास ऑन मून, एंड दैट ऑफ अर्थ, अर्थ के ऊपर है me ऑन अर्थ। मास ऑन मून है mm एंड मास ऑन मून है mm। तो देन आपके पास आपको 4 केसेस दिए गए हैं, आपने मुझे बताना है, ध्यान से देखना, ये आपने आंसर देने हैं। यू हैव टू गिव द आंसर्स। फर्स्ट वन, मास ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 द मास ऑन अर्थ। मास ऑन मून इज इक्वल टू अंडर रूट मास ऑन अर्थ। मास ऑन मून विल बी इक्वल टू मास ऑन अर्थ, नो चेंज, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो क्या आंसर आना चाहिए, ध्यान से जल्दी। मास ऑन मून 1/6 हो जाएगा, मास ऑन मून इक्वल रहेगा, मास ऑन मून अंडर रूट हो जाएगा मास ऑन अर्थ के। भाई मास चेंज नहीं होता है, किसी भी जगह चले जाओ, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर, सो इट विल नेवर चेंज। आप अर्थ पे चल रहो चाहे मून पे। तो नेक्स्ट फर्स्ट वन, ये वेट के केस में 1/6 हो जाएगा, मून के ऊपर जाते ही हमारा वेट जो है वो 1/6 हो जाएगा, मास इतना ही रहेगा। सो मास ऑन मून विल रिमेन सेम एज दैट ऑफ मास ऑन अर्थ। चलिए एक क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया कि ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी को मेजर कैसे करते हैं भाई, ग्रेविटी इज मेजर्ड, ये तो आप खुद बताओगे। इन ग्रेविटी है क्या, व्हाट इज ग्रेविटी, ग्रेविटी है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, और फोर्स को कैसे नोट किया जाता है, न्यूटन। फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में। आपको आंसर दिया गया है न्यूटन किलोग्राम,
न्यूटन पर किलोग्राम। सो आंसर वी ऑलरेडी नो दैट इज न्यूटन। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन टू वेट्स, वेट्स हैं दो, कितने हैं 1 kgf, दो वेट हैं 1 kgf के, सेपरेटेड बाय, उनके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। आपने अट्रैक्शन निकालनी है, फोर्स निकालनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है भाई। ठीक है, अगर 1 kgf आपको दिया गया है, अगर आपको 1 kgf दिया गया है, 1 kgf का मतलब भाई होता है फोर्स बिटवीन टू मासेस ऑफ 1 किलोग्राम। 1 kgf का मतलब ही यही है कि उसका मास 1 kg है। तो फोर्स होती किसके बराबर है, G इंटू m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। G हमें पता है, m1 मास ऑफ फर्स्ट मास, उसका वेट कितना है 1 kgf, तो 1 kg उसका मास हो गया। m2 का भी सेम है तो 1 उसका भी हो गया, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, r भी 1 है, तो ये आपकी वैल्यू हो गई। तो g की वैल्यू किसके बराबर हो गई, एफ जी की वैल्यू किसके बराबर हो गई, g के बराबर ही हो गई। तो g आपका आंसर आ गया भाई। अब g की वैल्यू किसी भी तरीके से पूछी जा सकती है, इसका आंसर ऐसे भी बोला सकता है g 2g 3g, so g will be your answer. It can also be asked in 6.67 10 raised to power minus 11. ठीक है, इतने न्यूटन, ध्यान रहे। अब ये न्यूटन है, ये g की वैल्यू किस में आएगी, न्यूटन में। आपका क्वेश्चन होना चाहिए क्यों, क्योंकि भाई यहां पे किलोग्राम इसका भी है इसका भी है, बन गया किलोग्राम स्क्वायर अपॉन मीटर का स्क्वायर, अपॉन मीटर का स्क्वायर मतलब m-2, ये तो साथ में लगे रहेंगे इसके। ठीक है, तो इसके साथ वाले जो ये किलोग्राम और मीटर स्क्वायर होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, यू आर लेफ्ट ओनली विद न्यूटन। सो ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी दिस वन। सिर्फ वैल्यू आएगी, यूनिट्स नहीं आएंगे जी के, ये ध्यान रहे, फोर्स की वैल्यू आएगी सिर्फ। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास, द फोर्स ऑफ क्वेश्चन, द फोर्स निकालनी है आपने। अब आपके पास फोर्स आपके पास है, हाँ आपके पास क्वेश्चन है, द मास ऑफ अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मास कितना है सरफेस ऑफ अर्थ पे 6 किलोग्राम। इफ वी मेजर इट्स मास ऑन सरफेस ऑफ मून, और मून पे आपने निकालना है, तो कितना रहेगा भाई, ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया आपके पास, सेम ही क्वेश्चन आ गया ये भाई, जहां मर्जी निकालो मास तो उसका सेम ही रहेगा। मास ऑफ अर्थ विल एंड एज वेल एज द मास ऑन द सरफेस ऑफ मून वुड रिमेन सेम। चलिए ये आपके पास क्वेश्चन आगे, इसके बेसिस पे अब अगले क्वेश्चन जो होंगे दैट विल बी द ऑन द बेसिस ऑफ द सैटेलाइट्स। यस, वन मोर क्वेश्चन दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कल भी क्वेश्चन किया था मैंने आपको एक परसेंटेज डिक्रीज और इंक्रीज वाला, तो आज भी मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन क्या है। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ध्यान रहे आर ई में लिख रहा हूं, रेडियस ऑफ अर्थ डिक्रीजेस, ये क्या हो रहा है, रेडियस ऑफ अर्थ डिक्रीजेस बाय कितना 10%। मतलब अगर पहले 100 था अब 90 हो गया, ध्यान रहे 10% डिक्रीज का मतलब है अब आपका हो गया 90%। द मास रिमेनिंग अनचेंज्ड, मास कितना है m ही है, ये सेम ही रहेगा। व्हाट विल हैपन टू द एक्सेलरेशन, जी आपने बतानी है कि कितनी होगी, न्यू वाली जी कितनी होगी वो आपने बतानी है। ठीक है, उसमें भी आपने बताना है कि कितना डिपेंड आपने उसमें फर्क आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कल वाला ही क्वेश्चन हो गया आपके पास। कैसे, अब कल हमने क्वेश्चन किया था, इट्स आंसर विल बी, जी आपको पता है क्या है, जी एम, जी किसके बराबर होता है, जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, आर का स्क्वायर। अब जो मेरा आर है, जी अपनी जगह सेम है, आर जो हो गया वो मेरा, वो अब हो गया 90%। 90% का मतलब है 90/100 इंटू आर का स्क्वायर, है ना, 90/100, 90/100 हो गया, तो ये क्या हो गया 9, ये इसका भी स्क्वायर है,
क्योंकि 90/100 r की जगह आया है तो r के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ओवरऑल स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर हो गया, r का भी स्क्वायर हो गया, 0 0 कट गया, मेरे पास बच गया gm अपॉन 9/10 का स्क्वायर इंटू r का स्क्वायर। 9/10 का स्क्वायर भाई, 9/10 की जब हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा 81/10। क्या हो जाएगा? 81/10 का स्क्वायर 100, तो जब ऊपर ले जाएंगे वो हो जाएगा 100/81। इतना, साथ में क्या रह जाएगा? gm अपॉन r स्क्वायर। भाई ये क्या है? ये तो पहले वाली g ही है, तो जो g डैश है मेरी वो 100/81 हो गई किसके? हो गई g के वैल्यू के बराबर। आपकी जो न्यू वैल्यू है g की वो किसके बराबर हो गई? 100/81। ये आपकी न्यू वैल्यू आ गई। आपको चाहिए चेंज, चेंज चाहिए तो निकाल लो g डैश माइनस g। ठीक है, g डैश कितनी है? 100/81 g माइनस g। g डैश की वैल्यू पुट की है ये वाली, तो g बाहर कॉमन निकाल दो, अंदर आ जाएगा 100/81 माइनस 1। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे यू आर गोइंग टू हैव 100 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई 81/81 जी। 100 माइनस 81 कितना हो गया? 19। सो 19/81 कितना हो गया? इंटू जी। ठीक है सर, दैट इज सॉल्व टू बी 0.3% या 23% आ गया आपके पास। क्या आ गया? 23% ऑफ जी। तो किया क्या हमने? समझ आ गया आपको क्वेश्चन? क्या किया हमने? हमने निकाली जी डैश। जी डैश हो गया जीएम अपॉन आर डैश का स्क्वायर। आर डैश मतलब नया वाला, जीएम तो सेम था, जीएम अपॉन आर डैश। आर डैश क्या है? 90% हो गया, 90/90/100, 90/100 आर का स्क्वायर। ये तो हो गया आपका जी 90/100 इंटू ये इसका 90/100 है, इसका भी स्क्वायर लेना, ये ध्यान रखना भाई, ये ध्यान रखना, इसका भी स्क्वायर लेना है। तो 90/100 ये नीचे आ रहा है, 1/this इंटू जी आपके पास आ गया। तो इसे सॉल्व कर लेना, अच्छे से सॉल्व कर लेना, यू विल गेट 23%। तो पहले वाले से माइनस कर लेना है, तो माइनस करके 23% आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस का एक अलग से सेशन भी रखेंगे, तो ये आपको सॉल्व हो जाएगा। अब आपने बताना है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का यूनिट क्या है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी? ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, पहले सोचने वाली बात है कि मैंने आपको बताया है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होती क्या है। ग्रेविटेशनल मैंने आपको कंपेयर करके बता दी, किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी मतलब फोर्स अपॉन मास। फोर्स होती है न्यूटन, मास होता है किलोग्राम, सो यूनिट्स विल बी न्यूटन पर किलोग्राम। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती तो ये होती फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स होता है न्यूटन अपॉन कूलम, इट वुड बी न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट। ये हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड का यूनिट। तो ठीक है भाई, इतना ही रखते हैं आज के लिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता सकते हो आप। आपको समझ आ गई ये? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है आपके पास? हाँ बच्चे, ये समझ आया आपको? इसे रिव्यू करो अच्छे से, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। ठीक है बेटा, ओके बच्चे, गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल. Please subscribe and share, and also press the like button that is down here.